बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में भी ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे विज्ञान की। सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानते हैं। फिर क्लास 6 की क्लास में पढ़ेंगे वस्तुओं का समूह भाग 1 एवं 2। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग ऊन की कहानी पढ़ेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के लिए और जानेंगे हैंड वॉशिंग का तरीका। उसके बाद क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे रेशा और प्लास्टिक के बारे में और सबसे अंत में मानक अवार्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर
मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। ऊन की कहानी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई, इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी। सच में सुंदर है। आह, मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम, त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा, ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही है सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं। यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों, सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ। बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर, आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर, हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं।
अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं, और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं? क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ। अभी के लिए अलविदा। शाम को रोहन के खेलने का समय हुआ। उसने माँ से कहा, माँ, शाम हो गई है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? हाँ, पर ध्यान से और सबके साथ मिलकर खेलना। रोहन अपने सभी दोस्तों से मिला और वह उन्हें यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि किस तरह उसने अपने पिताजी के साथ दुकान पर समय बिताया और कुछ नया सीखा। कैसे हो तुम सब? हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या तुम सबको पता है, मैं कल पिताजी के साथ दुकान पर गया था और वहाँ मुझे पिताजी के साथ बहुत मजा आया। मैंने बाजार में भी बहुत सारी चीजें देखी। सभी दोस्त रोहन की बात सुनने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हमें भी बताओ, तुमने क्या किया? कल 2 बंदरों ने आकर दुकान पर सारे बर्तन बिखेर दिए और फिर मैंने और पिताजी ने साथ में मिलकर दुकान लगाई। मेरे पिताजी की दुकान में बहुत सारे अलग अलग पदार्थों से बनने वाले बर्तन हैं। कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ लोहे के, तो कुछ इस्पात से और कुछ कांच से बने हुए बर्तन। मैंने अलग अलग वस्तुओं का वर्गीकरण यानी समूहन करना सीखा। अरे, हम भी अपने रसोई घर में बर्तनों को कुछ इसी प्रकार से रखते हैं, पर मेरे रसोई घर में कांच के बर्तन एक जगह होते हैं, तांबे के अलग और लोहे और इस्पात के अलग। रोहन सोच में पड़ गया। प्रिया की बड़ी बहन सरिता पास में खड़े होकर यह सब सुन रही थी। वह हंसने लगी और कहा, बच्चों, क्या मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने में कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ दीदी। तो चलो बताओ, ये जो पत्थर जमीन पर पड़ा है, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। ये बहुत ही सख्त और नुकीला है, इससे चोट लग सकती है। जब बारिश आती है और मैं इसे जमा हुए पानी में फेंकता हूँ तो यह डूब जाता है
और नीचे जाकर बैठ जाता है। अब बताओ ये क्या है? अरे यह तो चौक है। और मास्टर जी इससे कक्षा में श्याम पट पर भी लिखते हैं। तो अब बताओ इसे देखकर क्या लगता है? यह सफेद रंग का है। यह सख्त है। पर पानी में डालने पर क्या होगा? चलो अभी देख लेते हैं। सभी ने एक डब्बे में पानी भरा और एक चौक और एक पत्थर को उसमें डाला। क्या आप बता सकते हो चौक और पत्थर को क्या हुआ होगा? अरे यह तो डूब गए। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि चौक पानी में घुलने लगा। दीदी देखो, चौक तो पानी में घुल गया पर पत्थर नहीं घुला। अब समझ में आया, चौक और पत्थर में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना रोहन। हर एक पदार्थ के कुछ गुण होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार पदार्थ एक ही वर्ग या समूह में आए। बिल्कुल सही कहा। पदार्थों के गुणों में समानताओं एवं विभिन्नताओं के अनुसार उनका समूह या वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मेरे रसोई घर में बर्तनों का समूह वह किस पदार्थ से बने हैं, और रोहन की पिताजी की दुकान पर वह किस इस्तेमाल में आता है। मुझे पदार्थों के गुणों के बारे में और जानना है। बिल्कुल जान सकते हो, अपने आसपास की अनेक वस्तुओं का अध्ययन करके। अब यह बताओ कि पत्थर और चाक के गुणों के बारे में क्या सीखा? पत्थर और चाक दोनों ही सफेद रंग के हैं और सख्त है। चाक पानी में घुल सकता है पर पत्थर नहीं घुल सकता। दोनों ही पानी में डूब सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जो पानी में तैर पाएगा? अरे हाँ, मेरी कागज की बनी हुई नाव। अरे वाह प्रिया, तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही समझदार हैं। धन्यवाद दीदी, हमें यह बताने के लिए कि सख्त या कठोरता, घुलनशीलता एवं पानी में डूबना या तैरना पदार्थों के विभिन्न गुणों में से एक हैं। बिल्कुल सही कहा रोहन। और राजू, इसी तरह पदार्थों के और भी बहुत गुण हैं। हम बहुत सी वस्तुओं का अध्ययन करके उनके बारे में जान सकते हैं। मैं आज ही घर जाकर विभिन्न वस्तुएं एकत्रित करके यह सब जानने की कोशिश करूंगा। इतने में सूरज ढलने लगा और सभी अपने अपने घर खुशी खुशी चले गए। ऊन की कहानी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई, इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी। सच में सुंदर है। आह, मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम, त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा, ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही है सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है, तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं। यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों, सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ। बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर, आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर, हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं।
अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं, और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं? क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ। अभी के लिए अलविदा। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी
जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ओहो, ये एक तो बाहर तेज बारिश हो रही है। इतनी मुश्किल से छत वाली रस्सी को यहाँ बांधा था, अब ये भी टूट गई। अब कपड़े कैसे सूखेंगे? पर ये टूट कैसे गई? शायद गीली होने से इसके रेशे कमजोर पड़ गए होंगे। जूट की ही रस्सी है ये। मैं और भैया जाकर दुकान से नई और मजबूत रस्सी लाते हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए। छाता लेकर जाना, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी जी, देखो मुझे दुकानदार ने ये नायलॉन की रस्सी दी और कहा कि ये इतनी मजबूत है कि बार बार गीली होने पर भी ये नहीं टूटेगी। मैंने और भैया ने इसे रस्साकसी के खेल की तरह खींच कर भी देखा, है ना भैया? हाँ मम्मी, मैंने भी सुना है कि ये इतने मजबूत रेशे से बनी होती है कि इससे चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओह अच्छा, तो नायलॉन का रेशा हमें कौन से पौधे से मिलता है? ये किसी पौधे या जंतु से नहीं, बल्कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। तुम्हारा छाता भी तो इसी से बना है। ओह, मेरा छाता भी? अब मैं समझी कि इंसान ने नायलॉन जैसा रेशा क्यों बनाया होगा, ताकि इससे बनी चीजें मजबूत भी हो और जल्दी से गीली भी ना हो, जैसे ये रस्सी और छाता। सही कहा ना मैंने दोस्तों? क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो नायलॉन से बनाई जाती है? भैया, इसके अलावा भी कई रेशे होंगे जो इंसानों ने बनाए होंगे। चीजें मजबूत भी हो और जो पानी में गलती भी नहीं। चलो माँ के नए कपड़ों के बक्से में देखते हैं। हाँ जरूर, चलो। पिछली बार त्योहार पर मम्मी ने रेशम की साड़ी खरीदी थी, जो कि मेरे रेशम के सूट से महंगी थी। मगर इन दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों ही रेशम के हैं? सानिया दुकानदार ने तुम्हें नकली रेशम दे दिया। मतलब उसने हमें धोखा दे दिया क्या? नहीं सानिया बेटी, ये रेशम जैसा दिखने वाला इंसान का बनाया रेशा है। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अपनी विज्ञान पुस्तक में। दोस्तों, क्या आप इस नकली रेशम के रेशे का नाम मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। ये देखो दोस्तों, मेरा नकली ऊन से बना स्वेटर। आप खुद भी अपनी विज्ञान पुस्तक में इस नकली ऊन का नाम पता लगा सकते हो। ये मेरा टेरिकॉट का कुर्ता पिछले दीपावली में मम्मी ने मुझे पहनने भी नहीं दिया। टेरिकोट पॉलिस्टर का ही एक रूप होता है और वो जल्दी आंख पकड़ लेता है, इसलिए नहीं पहनने दिया। अच्छा। तुम्हें याद है कबीर, तुमने एक बार पेट बोतल में गर्म गर्म पानी डाल दिया था, तो वो बोतल पिघलकर सिकुड़ गई थी। इनकी कुछ कमियां हैं तो बहुत से फायदे भी तो है। इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये मजबूत है, हल्की है और दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल इनका इस्तेमाल बहुत होने लगा है? पता लगाइए। मम्मी, मुझे एक बात जाननी है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी कौन से रेशे के वस्त्र पहनते हैं
जो कि आग नहीं पकड़ पाते। उन कपड़ों पर मेलामाइन नाम के प्लास्टिक की परत होती है। ओह हाँ, हमने जब मेलामाइन के बर्तन खरीदे तो उन अंकल ने भी बोला था कि ये ESI प्लास्टिक है जो अधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमारे घर में ESI कई चीजें, बिजली स्विच, बर्तन के हत्थे इस तरह की प्लास्टिक से बने हैं। दोस्तों, क्या आप ऊष्मा से पिघलने वाली प्लास्टिक का नाम बता सकते हैं? हाँ सानिया, लेकिन तुम जानती हो ना कि प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कहीं भी फेंक देते हैं। नदियों में, सड़कों पर प्लास्टिक इतनी इकट्ठा हो चुकी है। हमारे विद्यालय में प्लास्टिक खत्म करो अभियान में बताया गया था कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो इस अभियान में कैसे साथ दोगी सानिया? बताओ। S/R सिद्धांत अपनाऊंगी, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का थैला। हम प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक चीज को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को कम करने के और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, आज जो कुछ हुआ उससे हमने सीखा। 1. इंसान द्वारा बनाए गए रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर के बारे में। 2. इनसे बने वस्तु की विशेषताओं के बारे में। 3. प्लास्टिक के प्रकार और प्रयोग के बारे में। 4. प्लास्टिक के निपटारे के उपाय के बारे में। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं।
यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा।
इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।